नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद में महिला आरक्षण बिल पर देर रात तक चर्चा रही जारी। बिल पर पीएम मोदी का विपक्ष को ब्लैंक चेक ऑफर, बोले श्रेय आप ले लीजिए, तीनों बिल पर आज होगी वोटिंग। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के परिसीमन पर उठाए गए सवाल का दिया जवाब। कहा फैलाया जा रहा है भ्रम, दक्षिण के राज्यों की बढ़ेगी हिस्सेदारी, सीटें नहीं होंगी कम। पश्चिम बंगाल चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। एसआईआर अपील ट्रिब्यूनल से क्लीन चिट पाने वाले लोग डाल पाएंगे वोट। बंगाल और तमिलनाडु में प्रचार जोरों पर। पश्चिम एशिया संकट पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी से की बात। दोनों नेताओं ने हुर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही पर जताई सहमति। इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का संघर्ष विराम शुरू। ट्रंप ने सप्ताह के अंत में ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत की जताई उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में देर रात तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम और संविधान के 131वें संशोधन पर चर्चा चली। इसके अलावा परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम कानून संशोधन विधेयक 2026 पर भी चर्चा हुई। संसद में लोकसभा की कार्यवाही कई बार आगे बढ़ानी पड़ी। देर रात तक बड़ी संख्या में सांसद सदन में मौजूद रहे और इस विधेयक पर हो रही चर्चा में हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सांसदों की भागीदारी और मौजूदगी की तारीफ की। इस दौरान एक एक महिला सांसद से पूछ कर उन्हें बोलने का मौका दिया गया। सदन की कार्यवाही पहले रात्रि 11 बजे तक बढ़ाई गई, फिर 12 बजे तक, 1 बजे तक और आखिर में सांसदों के बोलने तक की चलती रही। कल देर रात 1:20 पर सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस बिल पर चर्चा की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, प्रियंका गांधी, कंगना रनौत, केसी वेणुगोपाल और असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी। आज लोकसभा में तीनों विधेयक पर वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के आरक्षण बिल पर हो रही चर्चा को ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभा में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी से देश को नई दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो समय बर्बाद हुआ है उसकी भरपाई होगी। पीएम मोदी ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि वह महिला आरक्षण बिल का श्रेय नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि वह श्रेय नहीं चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बिल के पास होने के बाद वह पूरे पेज का विज्ञापन देंगे, जिसमें आप जिसकी भी तस्वीर चाहेंगे उसकी तस्वीर होगी। इसका क्रेडिट लेने का पीएम मोदी ने विपक्ष को ब्लैंक चेक देने की बात कही। गृह मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दक्षिण भारत को लेकर जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है वे पूरी तरह भ्रामक है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर गलतफहमी फैलाने से बचना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने परिसीमन में दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ भेदभाव के आरोपों पर कहा कि ये पूरी तरह गलत है। सच्चाई ये है कि परिसीमन से सीटों की संख्या बढ़ेगी। 5 दक्षिणी राज्यों में लोकसभा सीटें 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगी। सत्ता का प्रतिशत 23.76 से बढ़कर 23.87% हो जाएगा। अमित शाह ने यह आरोप भी खारिज किया
कि सरकार परिसीमन प्रक्रिया के दौरान कोई गड़बड़ी करेगी। उन्होंने कहा, परिसीमन विधेयक बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपकी सरकार की ओर से लाया गया पिछला कानून था। इसमें कोई बदलाव नहीं है, यहाँ तक कि अल्प विराम या पूर्ण विराम भी नहीं। उन्होंने बताया कि मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है और वर्तमान जनगणना प्रक्रिया उसी आधार पर आगे बढ़ रही है। इस पर भी किसी तरह का भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस और विपक्ष केवल विरोध के लिए आवाज नहीं उठा रहे, बल्कि वे इस बड़े वर्ग के लिए उनके जायज हक की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है तो उसमें सबसे पिछड़े और संघर्षशील तबके को शामिल करने में सरकार को क्या हिचकिचाहट है। उन्होंने मांग की कि आरक्षण के भीतर ओबीसी कोटा सुनिश्चित किया जाए ताकि विकास की धारा में उनकी भागीदारी भी समान हो। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कंगना ने मंडी के रेट वाले पुराने विवाद को याद दिलाते हुए कहा कि विपक्ष का ध्यान हमेशा महिलाओं के चरित्र हनन पर रहा है। उन्होंने मंडी को छोटी काशी बताते हुए कहा कि वहां की जनता ने चुनाव नतीजों के जरिए कांग्रेस की नीच सोच को आईना दिखा दिया है। पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जिन लोगों को अपीलेट ट्रिब्यूनल वैध मतदाता घोषित करेगा वे 23 और 27 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे। कोर्ट ने चुनाव आयोग को 21 और 27 अप्रैल को सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है। हालांकि जिनकी अपील अभी लंबित है उन्हें मतदान की अनुमति नहीं होगी। इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरी तरह स्वीकार है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत जो निर्देश दिए हैं हम उसका पालन करेंगे। 21 अप्रैल तक जिन मामलों का निपटारा हो जाएगा उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा ताकि 23 अप्रैल को वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। 294 सीटों के लिए सियासी दंगल में पारा हर दिन चढ़ता ही जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला कांटे का है। टीएमसी फिर से सत्ता पर दावा कर रही है तो बीजेपी ने बदलाव का बिगुल बजा दिया है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में इस बार दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। डीएमके जीत का दावा कर रही है, लेकिन एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन ने मुकाबले को कांटे का बना दिया है। बीजेपी ने तमिलनाडु में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। दूसरी तरफ डीएमके भी चुनावों में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फोन कर पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को तत्काल बहाल करने की आवश्यकता पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने क्षेत्र और उससे बाहर शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए घनिष्ठ सहयोग जारी रखने की भी पुष्टि की। इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों का संघर्ष विराम लागू हो गया है। इसकी घोषणा संघर्ष विराम लागू होने के कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस युद्ध विराम में हिजबुल्लाह भी शामिल है। उन्होंने ये भी बताया कि इजराइल के प्रधानमंत्री और लेबनान के राष्ट्रपति अगले 1 या 2 हफ्तों में वॉशिंगटन में मिल सकते हैं।
युद्ध विराम शुरू होने से पहले के घंटों में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमले जारी रखे। इस युद्ध विराम का क्षेत्र के कई देशों जैसे ईरान, कतर और जॉर्डन ने स्वागत किया है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी संघर्ष विराम का स्वागत किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले समृद्ध यूरेनियम को सौंपने पर सहमत हो गया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि दोनों देश शांति समझौते के करीब हैं। उन्होंने कहा कि अगर समझौता हो जाता है तो तेल की कोई कमी नहीं होगी। पंजाब किंग्स ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में लगातार चौथी जीत हासिल की है। और साथ में आपको बता दें कि आईपीएल में 7 विकेट से हरा दिया है। ये आईपीएल में पंजाब किंग्स ने 7 विकेट से हराया। ये पंजाब की मुंबई पर लगातार तीसरी जीत रही। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस की ओर से मिले 196 रन के लक्ष्य को 17वें ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 195 रन बनाए। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।